नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,68,833 नए केस सामने आए और वहीं 402 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6,041 मामले सामने आ चुके हैं और देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट अब 16.66% है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 4,331 ज्यादा मामले आए और कल कोरोना वायरस के 2,64,202 मामले आए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गई और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,752 हो गई है। और आंकड़ों के मुताबिक कल 1,22,622 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,49,47,390 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं टीकाकरण की बात की जाए तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस को टीके की 156 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 58,02,976 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 156 करोड़ 2,51,117 डोज दी जा चुकी है। और देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 6,041 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माघ मेले में महामारी के बीच आस्था के नाम पर मनमानी हो रही है और मेले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। और वहीं तमाम सवालों और आशंकाओं के बीच प्रयागराज में कल मकर संक्रांति का स्नान हुआ और रात 9 बजे तक 8 लाख लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान था। और वहीं इस बीच मेले में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 72 हो गई है। और शुक्रवार को पुलिस के 2 जवानों और एक श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद मेले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़कर 72 हो गई। और वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रशासन मेले में कम जांच करके कम पॉजिटिव दिखाने का खेल भी खेला जा रहा है। और वहीं शुक्रवार को मेला क्षेत्र में कितने लोगों की जांच हुई, इसका अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहे हैं। और वहीं प्रयागराज जिले में शुक्रवार को 402 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि माघ मेला 14 जनवरी से अगले 47 दिनों तक चलेगा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का समापन होगा। और इन 47 दिनों तक देश विदेश से साधु संतों और लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और आज से मेले में झूले और प्रदर्शनियों का दौर भी शुरू हो सकता है। और वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर ही दवाएं पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है। और एक अधिकारी ने बताया कि गृह पृथकवास में रह रहे मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है और ऐसे संक्रमित अब 108 नंबर पर संपर्क करके घर बैठे ही दवा भी मंगवा सकते हैं। और सरकारी द्वारा ये बताया गया है कि जयपुर शहर में 25 बाइक एम्बुलेंस तैनात की गई है और इसमें कोविड मरीजों को 108 नंबर पर कॉल करने पर दवाइयां बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,881 नए मामले सामने आए थे और जिनमें से 2,785 मामले राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आए। और राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू किए गए बाइक एम्बुलेंस सेवा से लोगों को आसानी से दवा मिल सकेगी। और वहीं सरकार द्वारा ये बताया गया कि शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र को भी इस योजना का लाभ मिलेगा और व्यक्ति 108 नंबर पर संपर्क कर बाइक एम्बुलेंस की सेवा ले सकता है। और वहीं चिकित्सा विभाग ने यह दावा किया है कि बाइक एम्बुलेंस सेवा 20 से 25 मिनट में मरीज को उपलब्ध हो जाएगी
और इससे मरीजों का समय पर भी इलाज मिल पाएगा और ये बाइक एम्बुलेंस संकरी गलियों में भी आसानी से जा सकती है जहां एम्बुलेंस का पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता था। और इसके अलावा आपको बता दें कि बाइक एम्बुलेंस की मदद से कई इलाकों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके बाद भी बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। और वहीं उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव पर बीजेपी की कोर कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई लंबी बैठकें भी हुई थी और इसमें पार्टी ने पहले 3 चरण के 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी और अब इसी सूची को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और एक के बाद एक 3 कैबिनेट मंत्रियों और 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद से बीजेपी भारी दबाव में है और इस वजह से भी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी सामने आ रही है और पार्टी पर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव भी है। और वहीं पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहा है जो उसे जीत दिला सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अयोध्या की किसी सीट से उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं इस बात की भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अपने कुछ बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है और इसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ कुछ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल है। और इसका पता तब ही चल पाएगा जब पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। और इस बात की भी संभावना है कि बीजेपी अपने कई विधायकों के टिकट काट दे और पार्टी में मची भगदड़ को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और वहीं अब खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। और वहीं आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिन की स्थिति की भी भविष्यवाणी की है। और आज उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अलग अलग हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में बिजली, ओलों के साथ अलग अलग गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और महे में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना है। वहीं तो 2 ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। पहला 16 जनवरी से, जिसके कारण 16 और 17 जनवरी को छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि दूसरा 18 जनवरी से होगा। और इसके बाद के 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश और आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब से कुछ ही देरी में होगी। और वहीं इसमें कारोबारियों से बातचीत करेंगे जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण जैसे सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप इस बातचीत में भाग लेंगे। और ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया। और वहीं बातचीत के दौरान प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। और बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।
और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक हफ्ते चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन भी किया जा रहा है। और वहीं बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकता है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सेना दिवस के मौके पर आज थल सेना की ताकत देखने को मिलेगी। और इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी लेंगे। और करियप्पा ग्राउंड में परेड शुरू पर हो जाएगी और वहीं परेड को सिर्फ कवरेज करने की अनुमति है। और इस साल की परेड इसलिए खास है क्योंकि पहली बार भारतीय सैनिकों की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की झलक देखने को मिलेगी। और डिजिटल पैटर्न पर NFIT द्वारा तैयार की गई इस यूनिफॉर्म को ही सैनिक युद्ध के मैदान और ऑपरेशनल एरिया में पहना करेंगे। और थल सेना प्रमुख सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। और आज दुनिया का सबसे बड़ा झंडा जैसलमेर की धरती पर फहराया जाएगा। और सेना दिवस के मौके पर लगने वाला तिरंगा करीब 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन करीब 1000 किलो है। और इस झंडे की खास बात यह है कि इसको खादी ग्रामोद्योग ने बनाया है। और देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जैसलमेर में सेना के वॉर म्यूजियम के पास पहाड़ी की चोटी पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और जम्मू कश्मीर और लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान होगा जहां दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया जा रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि झंडा लगभग 37,500 वर्ग फीट एरिया में फैला है। और आज सेना के कई बड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य लोग इसको देखने आएंगे और उस दिन इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और वहीं अलवर कांड के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं और जांच टीम ने मामले में अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई भी नहीं की है। लेकिन इस बीच पुलिस के नए खुलासे ने पूरे मामले पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और मेडिकल बोर्ड के हवाले से दिए गए पुलिस के इस बयान के बाद अलवर गैंगरेप कांड में अब नया मोड़ आ गया है। और पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है और पुलिस खुद भी मामले को गैंगरेप मानकर ही छानबीन कर रही थी। और पुलिस CCTV फुटेज को आधार बनाकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। और राजस्थान सरकार ने मामले में जांच का जिम्मा SIT को सौंप दिया है। और हैवानों की शिकार बनी बच्ची के घर वालों की माने तो उनकी लाडली दरिंदों के चंगुल में कब, कहां और कैसे फंसी इसका उन्हें पता ही नहीं चला। और घर वालों ने तो बच्ची की खोजबीन तब शुरू की जब वो शाम तक घर नहीं पहुंची। और पीड़ित परिवार तो गहलोत सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। और वहीं पीड़िता का इलाज जयपुर के JK लोन अस्पताल में अभी जारी है और वहीं जहां उसकी हालत स्थिर है। और पुलिस के ताज़ा खुलासे के बाद अलवर कांड में नया मोड़ जरूर आ गया, लेकिन इस घटना पर राजस्थान की राजनीति में आया उबाल कम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मामले में CBI जांच की मांग की है। और बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार मामले पर लिपापोती का काम कर रही है। और पुलिस के ताज़ा खुलासे के बाद अलवर कांड में नया मोड़ जरूर आ गया, लेकिन इस घटना पर राजस्थान की राजनीति में आया उबाल कम नहीं हो रहा। और बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर रैली का आयोजन किया। और इस रैली में हजारों की संख्या में भीड़ थी। और लखनऊ में शुक्रवार को ये सब जो हुआ उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। और लखनऊ के DM के मुताबिक
समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और पुलिस ने रैली के आरोप में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है और नामजद नहीं है। और इतना ही नहीं, पुलिस पर भी एक्शन हुआ। चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही लखनऊ के एसीपी से भी जवाब मांगा गया और अब इस मामले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया और एसपी नेता नरेश उत्तम ने कहा कि यह कार्यक्रम वर्चुअल था और समाजवादी पार्टी ने किसी को नहीं बुलाया था। अगर बुलाया होता तो लाखों की संख्या में लोग आते और कोरोना के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। सभी लोग मास्क पहनकर आए थे और इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट में मंत्री रहे और अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर में खिचड़ी कार्यक्रम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा सबसे पहले सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कल गोरखपुर में मुख्यमंत्रियों के साथ हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे।